स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने जो एसआई रिवीजन सीरीज चल रही थी उसके अंदर अपने 16 से लेकर 31 जुलाई तक का जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स है वो आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अपने जो राजस्थान का करंट अफेयर्स था उसको दो पार्ट में पढ़ा था, 1 से लेकर 15 जुलाई, फिर 16 से लेकर 31 जुलाई। फिर अपने नेशनल इंटरनेशनल का 1 से लेकर 15 जुलाई का पहले पढ़ चुके थे और आज अपने 16 से 31 जुलाई तक का जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 1 से लेकर 10 अगस्त तक का राजस्थान और इंटरनेशनल नेशनल आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स अलग से पढ़ाए जा चुके हैं और आज की क्लास के साथ ही आपका जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स है वो सारा नक्की हो जाएगा। ठीक है, और इन सब को कंपाइल करके फिर एक ही वीडियो जो है प्रॉपर बना देंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सेगमेंट में से आपको देखने को मिलेंगे, जुलाई और अगस्त वाले में से। ठीक है, और बाकी जनवरी से जून जो है उसको एक अलग कंप्लीट वीडियो के थ्रू अपने कवर करेंगे, अलग अलग वीडियोस में भी करेंगे, लास्ट में उन सबको जोड़ के एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही बात, इसको अपने एमसीक्यूज और थ्योरी दोनों के साथ में पढ़ने वाले हैं। 16 से लेकर 31 जुलाई तक का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसके अलग अलग सेगमेंट्स बने हुए हैं। जैसे पहला सेगमेंट है जिसमें अपने योजनाएं पढ़ेंगे, नीतियां पढ़ेंगे, कुछ रिपोर्ट्स है, पोर्टल्स है, वो सब अपने इस सेगमेंट में देखेंगे। फिर अपने जो महोत्सव, कार्यक्रम और सम्मेलन है वो देखने वाले हैं, आर्थिक विकास और समझौते देखने वाले हैं, चर्चित व्यक्तित्व देखने वाले हैं, पुरस्कार देखने वाले हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखने वाले हैं, स्पोर्ट्स देखने वाले हैं और लास्ट में अपने मिसलेनियस या विविध देखेंगे। ठीक है, और जो अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी है वो इन सब में ही इंक्लूडेड है ऑलरेडी, अलग से उसको नहीं बनाया है। और ये जो पीडीएफ है, जो थ्योरी वाली पीडीएफ आपको ये जो दिख रही है, ये तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लोकबंधु 2025 टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे मिल जाएगी। और इसके अलावा जो आपको ये एमसीक्यू की पीडीएफ है, इसके लिए आपको लोकबंधु ऐप पर जाना है। वहां पर एसआई की जो अंतिम टेस्ट सीरीज है वहां पर तमाम जो एमसीक्यूज हैं इको सर्वे के, करंट अफेयर्स के, वो आपको निशुल्क जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, उसका ऐसा ही अंतिम टेस्ट सीरीज नाम है, उसका रिवीजन वाला फोल्डर देखना, उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब अपने इसको स्टार्ट करते हैं। 16 से लेकर 31 जुलाई तक का जो इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स है वो अपने को देखना है, जिसके अंदर सबसे पहला सेगमेंट अगर अपने देखें तो वो है योजनाएं, नीतियां, पोर्टल और रिपोर्ट्स का। तो इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अपने भव्य रसायन का। ठीक है, अब ये भव्य रसायन क्या है बेसिकली, तो देखो भव्य का मीनिंग क्या है। सबसे पहली बात तो जो आपके अभी मैंने आपको कल या परसों शायद केंद्रीय बजट पढ़ाया था। ठीक है, सेंट्रल बजट पढ़ाया था, उसके अंदर ये घोषणा हुई थी कि 3 नए समर्पित जो केमिकल पार्क्स हैं वो खोले जाएंगे। तो उसी को ही अब एग्जीक्यूट किया गया, उसी का ही एक क्रियान्वित रूप है भव्य। भव्य का पूरा नाम क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना। भव्य का पूरा नाम क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना, भव्य रसायन। ठीक है, योजना का नाम क्या है? भव्य रसायन, यानी भारत औद्योगिक विकास योजना। अगर हम इसकी बात करें तो आपको मैंने जैसे बताया, इसकी घोषणा जो है वो केंद्रीय बजट 2026-27 के अंदर हुई थी। अगर हम इसको मंजूरी देने की बात करें तो इसको मंजूरी कब मिली है? 24 जुलाई 2026 को जो है इसको मंजूरी मिली है। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं भव्य रसायन। ठीक है, भव्य रसायन, जिसको की मंजूरी मिली है 24 जुलाई 2026 को। कब मंजूरी मिली है? 24 जुलाई 2026 को इसको मंजूरी दी है केंद्रीय कैबिनेट ने। घोषणा हो गई थी बजट 2026-27 के अंदर। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है देश के अंदर 3 समर्पित केमिकल पार्क जो हैं वो विकसित कर रहे हैं। कितने केमिकल पार्क विकसित करने हैं? 3 समर्पित केमिकल पार्क जो हैं वो विकसित करने हैं। 3 केमिकल पार्क जो हैं वो विकसित करने हैं, ये इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, फिर अगर इसके लिए खर्चे की बात करें तो इसके लिए टोटल जो है 30-30 करोड़ रुपए जो है वो खर्च आएगा। इस 30-30 करोड़ रुपए की अगर अपने बात करें तो इसमें से 3000 करोड़ रुपए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा होगा और 30 करोड़ रुपए जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपके प्रशासनिक जो व्यय है उस पर खर्च किया जाएगा। ये तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाएगा खर्चा।
और ये आपके जो प्रशासनिक व्यय है उस पर खर्च होगा। ये इस योजना का परिव्यय है टोटल। कितना परिव्यय इस पर होगा? 30-30 करोड़ रुपए, जिसमें से 3000 करोड़ रुपए तो पार्कों की जो अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर खर्च होगा, और 30 करोड़ रुपए जो है वो प्रशासनिक व्यय के लिए यूज में लिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी अवधि की। ठीक है, अवधि की, तो इसकी अवधि जो है वो 5 वर्ष की है। अवधि कितने वर्ष की है? 5 वर्ष की है, यानी कि ये 2026-27 से 2030-31 तक है। अवधि की बात करें अगर योजना की, तो ये 5 वर्ष की अवधि है, 2026-27 से 2030-31 तक। तो ये आपकी हो जाएगी अवधि 5 वर्ष की, 2026-27 से 2030-31 तक। अब सवाल ये आता है कि इन पार्कों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इन पार्कों का जो चयन है वो चैलेंज रूट के माध्यम से किया जाएगा। तो पार्कों का जो चयन है वो किस रूट के माध्यम से किया जाएगा? चैलेंज रूट से। चैलेंज रूट के माध्यम से पार्कों का जो चयन है वो किया जाएगा। तो पार्कों का चयन जो है वो किस रूट के माध्यम से किया जाएगा? चैलेंज रूट के माध्यम से पार्कों का चयन होगा। और प्रत्येक पार्क के लिए कितनी भूमि जो है वो आवश्यक होगी? तो इसके लिए न्यूनतम 2000 एकड़ भूमि, न्यूनतम 2000 एकड़ भूमि जो है प्रत्येक पार्क के लिए आवश्यक है। मिनिमम कितनी? 2000 एकड़ जो भूमि है, या इसको बोल लो 8 वर्ग किलोमीटर भूमि। कितनी है? 8 वर्ग किलोमीटर भूमि। 8 वर्ग किलोमीटर जो भूमि है वो पार्क के विकास के लिए आवश्यक है। तो इसमें प्रत्येक पार्क के लिए कम से कम 2000 एकड़ या फिर 8 वर्ग किलोमीटर भूमि जो है वो आवश्यक है। ठीक है, और इसके अंदर केंद्र सरकार प्रत्येक पार्क को अधिकतम कितना अनुदान देगी? 1000 करोड़ रुपए का, जबकि जो संबंधित राज्य होगा वो इसमें 500 करोड़ रुपए का योगदान देगा। तो अगर अपने अनुदान की बात करें, अगर हम अनुदान की बात करें, तो अनुदान में अगर अपने केंद्र सरकार की बात करें और राज्य सरकार की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसमें केंद्र सरकार जो योगदान देगी वो होगा आपके 1000 करोड़ रुपए का, जबकि स्टेट गवर्नमेंट इसमें जो योगदान देगी वो होगा 500 करोड़ रुपए का। कितना योगदान देगी? 500 करोड़ रुपए का योगदान राज्य सरकार देगी। तो ये इसमें अनुदान की बात हुई। फिर जो पार्क होंगे वो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होंगे, यानी बनाओ और संचालन करो। ठीक है, तो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सीईटीपी हो गया, इसके अलावा हैजार्ड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, जल आपूर्ति हो गई, पाइपलाइन हो गई, लॉजिस्टिक हो गया, वेयर हाउस हो गई। ऐसी सुविधाएं जो है इन पार्कों के अंदर विकसित की जाएगी। और इस योजना का जो लक्ष्य है वो क्या है? घरेलू उत्पादन और निवेश को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता को कम करना, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देना। ये तो आपको पता ही है, इकोनॉमी में ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होती है कि अगर घरेलू उत्पादन बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो आयात पर निर्भरता कम होगी, आयात पर निर्भरता कम होगी तो निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और भारतीय जो रसायन उद्योग है उसको वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है ये है भव्य रसायन। ये क्या है? भव्य रसायन, यानी कि भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन। ठीक है, अगर हम इसकी शॉर्ट में बात करें भव्य रसायन की, तो इसको मंजूरी मिली थी 24 जुलाई 2026 को, जिसके तहत 3 समर्पित रासायनिक पार्क जो है वो विकसित किए जाएंगे। टोटल खर्चा 30-30 करोड़ है, जिसमें से 3000 करोड़ रुपए तो पार्कों की अवसंरचना पर खर्च होंगे और 30 करोड़ रुपए जो है वो प्रशासनिक परिव्यय है। अवधि की बात करें तो 5 वर्ष की इसकी अवधि है, 2026-27 से लेकर 2030-31 तक। अगर हम इसके चयन की बात करें तो चैलेंज रूट के माध्यम से इसका चयन किया जाएगा, और इसके लिए न्यूनतम प्रत्येक पार्क के लिए 2000 एकड़ की भूमि जो है वो आवश्यक है, या फिर 8 वर्ग किलोमीटर। अनुदान की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट 1000 करोड़ रुपए का और स्टेट गवर्नमेंट 500 करोड़ रुपए का अनुदान जो है इसमें देगी। तो ये आपकी पहली योजना है भव्य रसायन। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। ठीक है, भव्य रसायन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस योजना के तहत देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क जो है वो विकसित किए जाएंगे, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है, केंद्र सरकार प्रत्येक पार्क को अधिकतम 1000 करोड़ रुपए का अनुदान देगी, ये भी बिल्कुल सही।
योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 30-30 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। इसने पूछा है कौन से कथन सत्य हैं, तो सत्य तो तीनों ही हैं इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगली योजना है पीएम सूर्य सरोवर योजना। अगली योजना कौन सी है? पीएम सूर्य सरोवर योजना। सूर्य, अब इसके नाम से ही बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो रही है। सूर्य सरोवर योजना, सरोवर क्या होते हैं? तालाब, ठीक है। तो पीएम जो सूर्य सरोवर योजना है, बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो इस योजना के तहत क्या होगा, देश भर के जो जलाशय हैं, बांध हैं और जो औद्योगिक तालाब हैं, उनके अंदर 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो विकसित किए जाएंगे। देश भर के जो जलाशय हैं, बांध हैं, औद्योगिक तालाब हैं, उनके अंदर 5000 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर जो आपके फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स हैं वो विकसित किए जाएंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे लिंक कर सकते हो आप चीजों को, जैसे सूर्य है तो सूर्य का मतलब क्या है? फोटोवोल्टिक से रिलेटेड है ना। सरोवर का मीनिंग वही हो गया आपके जो बांध हैं, तालाब हैं, औद्योगिक तालाब हैं, वो सब। तो ये इस योजना का उद्देश्य है। कितनी क्षमता के? 5000 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट्स विकसित किए जाएंगे बांधों के अंदर, ठीक है। तो जो देश भर के जलाशय हैं, बांध हैं और जो औद्योगिक तालाब हैं, उनके अंदर 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स जो है वो विकसित किए जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें योजना की, तो इसको जो मंजूरी मिली है वो मिली है 31 जुलाई 2026 को। कब मंजूरी मिली है इसको? 31 जुलाई 2026 को। जबकि वो जो भव्य रसायन है उसको कब मिली है? 24 जुलाई 2026 को। तो इसको जो मंजूरी मिली है केंद्रीय कैबिनेट से वो 31 जुलाई 2026 को मिली है, ठीक है। इसका टोटल बजट 50-70 है, उसका 30-30 था, इसका बजट कितना है? 50-70 करोड़ रुपए, ठीक है। अब इसके तहत क्या होगा, तो प्रत्येक परियोजना के साथ साथ में एक ऊर्जा भंडारण प्रणाली जो है, एनर्जी स्टोरेशन सिस्टम जो है वो भी विकसित किया जाएगा। प्रोजेक्ट के साथ साथ में क्या होगा, एक प्रोजेक्ट कितने वाट का होगा? 5000 मेगावाट का होगा, और उस प्रोजेक्ट के साथ में एक ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी विकसित की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो केंद्रीय वित्तीय सहायता इसमें दी जाएगी वो प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपए की होगी। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट सहायता करेगा वो प्रति मेगावाट, अगर अपने बात करें प्रति मेगावाट, तो वो 1 करोड़ रुपए की सहायता जो है वो उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। तो प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपए की सहायता जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो जो प्रारंभिक कार्य हैं, ठीक है, प्रारंभिक कार्य हैं, उनके लिए अतिरिक्त जो है 50 लाख रुपए तक की जो सहायता है वो प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक जो कार्य हैं उनके लिए अतिरिक्त जो है 50 लाख रुपए तक की जो सहायता है वो प्रदान की जाएगी। और सभी जो परियोजनाएं हैं उनके अंदर न्यूनतम 2 घंटे की ऊर्जा भंडारण क्षमता, यानी कि टोटल 10,000 मेगावाट एनर्जी स्टोरेशन सिस्टम जो है वो अनिवार्य होगी। कैसे? अब इसको ध्यान से समझना। प्रारंभिक कार्यों के लिए तो 50 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। दूसरा है कि सभी परियोजनाओं में न्यूनतम 2 घंटे की, कितनी? 2 घंटे की ऊर्जा भंडारण क्षमता, और टोटल है कितनी क्षमता? 5000 मेगावाट। तो इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा? 10। तो ये हो जाएगा 10,000 मेगावाट प्रति घंटा, 10,000 मेगावाट प्रति घंटा। तो इसको गुणा करने पर आएगा, ये ऐसे समझना है इसको। तो सभी परियोजनाओं के अंदर न्यूनतम 2 घंटे की ऊर्जा भंडारण क्षमता जो है वो अनिवार्य होगी, यानी कि टोटल 10,000 मेगावाट एनर्जी स्टोरेशन सिस्टम। और इसके तहत राजस्थान की जो संभावित फ्लोटिंग सोलर क्षमता है वो कितनी है? 3.36 गीगावाट। ध्यान रखना, राजस्थान की जो संभावित फ्लोटिंग सोलर क्षमता है वो कितनी है? 3.36 गीगावाट। तो ये आपके पूरी की पूरी परियोजना है पीएम सूर्य सरोवर योजना, जिसके तहत 5000 मेगावाट की जो परियोजनाएं हैं वो बांध, तालाब और औद्योगिक जो तालाब है उन पर विकसित की जाएगी। और इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट प्रति मेगावाट पर 1 करोड़ रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाएगा। 31 जुलाई 2026 को इसको मंजूरी दी गई। टोटल इसका खर्चा है 50-70 करोड़ रुपए। और इसके तहत अगर अपने और बात करें तो इसमें प्रारंभिक कार्यों के लिए अतिरिक्त जो है
50 लाख रुपए तक की सहायता भी दी जाएगी और सभी परियोजनाओं में न्यूनतम 2 घंटे की ऊर्जा भंडारण क्षमता यानी कि टोटल 10,000 मेगावाट घंटा एनर्जी स्टोरेशन सिस्टम जो है अनिवार्य होगा। राजस्थान की संभावित फ्लोटिंग सोलर क्षमता है 3.36 गीगावाट। अब आते हैं प्रश्न पर। पीएम सूर्य सरोवर योजना के अंतर्गत देश भर के जलाशय, बांध और औद्योगिक तालाबों में कितने मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो ये जो लक्ष्य रखा गया है बेसिकली ये लक्ष्य है आपके, एक सेकेंड, पीएम सूर्य सरोवर योजना के अंतर्गत देश भर के जलाशयों, बांधों और औद्योगिक तालाबों में कितने मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं विकसित करने का लक्ष्य है? तो ये 5000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। एनर्जी स्टोरेशन सिस्टम पूछे तो 10,000 मेगावाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो दो योजनाएं हैं ये मेनली चर्चा में थी। अब अपने को देखना है महोत्सव, मेले और कार्यक्रम। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है आपके बोनालू महोत्सव 2026। अब इनमें जो सारे फैक्ट लिखे हुए हैं सारे पढ़ने की नीड नहीं होती, क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको अपने आप बता दूंगा। ठीक है, तो जो बोनालू महोत्सव 2026 है इसका आयोजन जो है वो कहां पर हुआ? इसका आयोजन हुआ तेलंगाना के अंदर। बोनालू महोत्सव 2026 इसका आयोजन कहां पर हुआ? तेलंगाना के अंदर इसका आयोजन हुआ। सिर्फ यही फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? 19 जुलाई से 9 अगस्त तक विभिन्न चरणों में इसका आयोजन हुआ। मुख्य उत्सव जो था वो 4 रविवारों को आयोजित हुआ। ये सारे फैक्ट कोई एज सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसमें राजकीय अवकाश या समापन कब हुआ? तो अगर 9 अगस्त तक चला इसका मतलब समापन 10 अगस्त को। ठीक है, 10 अगस्त 2026 को इसमें राजकीय अवकाश या समापन हुआ इसका। तो ये आपके है बोनालू महोत्सव, जिसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कहां पर इसका आयोजन हुआ? तेलंगाना के अंदर। इसके बाद अगला आता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार इसकी जो थीम थी वो थी पुनर्स्थापन, लचीलापन और जिम्मेदारी। ठीक है, तीनों वर्ड आपको अच्छे से याद करने हैं। एक तो ये विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। और इसकी थीम क्या थी? पुनर्स्थापन, लचीलापन और जिम्मेदारी। अगला है भारतीय व्यापार महोत्सव 2026। भारतीय जो व्यापार महोत्सव है इसका आयोजन 12 से लेकर 15 अगस्त तक हुआ। कोई काम का फैक्ट नहीं है। फिर सबसे मेन चीज ये है कि इसका आयोजन हुआ कहां पर? तो इसका भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ। और इसके आयोजक कौन थे? तो इसके आयोजक थे आपके कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स जो हैं वो इसके आयोजक थे भारतीय व्यापार महोत्सव के। और इस महोत्सव के अंदर राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। तो ये है आपके भारतीय व्यापार महोत्सव जो कि भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर हुआ। और इसके आयोजक कौन थे? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स। और इस महोत्सव के अंदर राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है उनको विशेष रूप से इसमें आमंत्रित किया गया था। फिर ये जो भारत टैक्स है बेसिकली ये टैक्स जो है ये टेक्सटाइल वाला टैक्स है, ध्यान रखना, टेक्सटाइल वाला टैक्स है। ठीक है, तो ये भारत टैक्स 2026 की अगर अपने बात करें तो इसका आयोजन भी कहां पर हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहां पर हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। और इस समारोह के अंदर जो राजस्थान का पवेलियन है, ठीक है, उसको तैयार किया गया। राजस्थान का जो पवेलियन है उसको 209 वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर जयपुर की जो गुलाबी नगर थीम है उस पर इसको तैयार किया गया। राजस्थान का जो पवेलियन है भारत टैक्स के महोत्सव पर जो कहां पर हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में। और उस महोत्सव समारोह के अंदर राजस्थान का जो पवेलियन है उसको 209 वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर जयपुर की जो गुलाबी नगर थीम है उस पर इसको तैयार किया गया। और इस पवेलियन का जो प्रवेश द्वार है वो बनाया गया अजमेरी गेट की तर्ज पर। जो जयपुर के अंदर अजमेरी गेट है उसी की तर्ज पर पवेलियन का प्रवेश द्वार भी बनाया गया। और इसको तैयार किसकी थीम पर किया गया? गुलाबी नगरी थीम पर। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह। सहकारिता जो मंत्रालय है उसका 5वां स्थापना दिवस समारोह। ठीक है, तो सहकारिता मंत्रालय का अगर अपने बात करें तो 6 जुलाई को इसका गठन हुआ था। ठीक है, 6 जुलाई 2021 को जो है सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था और अब इसके 5 साल हो चुके हैं स्थापना से। आयोजन तो इसका जो स्थापना दिवस समारोह है वो कहाँ आयोजित हुआ? वो आयोजित हुआ आपके भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, और इस कार्यक्रम के अंदर जो आपके चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के, उन्होंने भी इस समारोह में भाग लिया। ठीक है, और इसमें आप ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना जो है, विश्व की सबसे बड़ी जो अन्न भंडारण योजना है उसके क्रियान्वयन में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व की सबसे बड़ी जो अन्न भंडारण योजना है उसके क्रियान्वयन के अंदर राजस्थान पूरे देश में जो है पहले स्थान पर है। अब इसमें राजस्थान को क्या क्या सौगात मिली? तो इसमें सबसे एक तो 10 नए भंडार गोदामों का शिलान्यास किया गया, 50 गोदामों का लोकार्पण किया गया, ये कोई खास फैक्ट है नहीं, 100 गोदामों का राज्य भंडारण निगम को हस्तांतरण किया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जयपुर के सुमेल गांव में 64 एकड़ क्षेत्रफल के अंदर सहकार वन जो है उसका भूमि पूजन किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है सहकार वन जो है वो कहां पर? तो जयपुर के सुमेल गांव के अंदर 64 एकड़ क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये आपके आता है सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह। ये कोई काम के फैक्ट नहीं है। इसके बाद बात करें तो 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्यों के पंचायती राज जो मंत्री हैं उनकी राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। तो आप सबको पता है जो आपके वित्त आयोग है, बेसिकली वित्त आयोग जो केंद्रीय वित्त आयोग है वो अनुशंसा करता है और उसकी अनुशंसा पर ही जो आपके स्थानीय निकाय होते हैं और जो पंचायती राज संस्थाएं होती है उनको वित्त जो है वो मिलता है या अनुदान उनको मिलता है। तो जो 16वां वित्त आयोग है उसकी अनुशंसाओं पर राज्यों के जो पंचायती राज मंत्री हैं उनकी एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कहाँ? भारत मंडपम में ही हुआ। ठीक है, आयोजक कौन था? तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय जो है वो इसका आयोजक था। और इस कार्यशाला में राजस्थान के कौन है पंचायती राज मंत्री? मदन दिलावर। ठीक है, तो मदन दिलावर जो है इन्होंने इसमें भाग लिया। ठीक है, फिर जो 16वां वित्त आयोग है उसने जो ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं उनके लिए 435,236 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है, जो कि 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। जो आपके पंचायती राज संस्थाएं हैं या इनको ग्रामीण स्थानीय निकाय आप बोल लो, इनके लिए जो राशि आवंटित की है 16वें वित्त आयोग ने वो है 435,236 करोड़ रुपए। 435,236 करोड़ रुपए की राशि जो है वो आवंटित की गई है इनके लिए। ठीक है, और ये जो है पिछला जो वित्त आयोग था उससे 84% अधिक है, 84% उससे अधिक है। अब इसके अंदर जो अनुदान दिया जाएगा इसको 2 भागों में बांटा गया है। अनुदान के अंदर एक हिस्सा है 80% तो आपके बेसिक ग्रांट होगा, इसमें 80% तो क्या होगा? बेसिक ग्रांट होगा। और जो 20% है 20% वो आपका होगा परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट। ठीक है, 20% क्या होगा इसमें? परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट होगा। तो बेसिक ग्रांट 80% होगा, 20% इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट भी दिया जाएगा। अब इस कार्यशाला का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था राज्यों को वित्त आयोग की जो अनुशंसाएं हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन उसके लिए तैयार करना और इसके साथ ही साथ पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन यानी डायबिटीज को लेकर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। कर लो इसको स्टार मार्क, उसका रीजन भी बता देता हूं। अंतरराष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026, इसका आयोजन कहां पर हुआ है इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन हुआ है जोधपुर के अंदर। कहां पर इसका आयोजन हुआ है? जोधपुर के अंदर। ठीक है,
कब से कब तक हुआ है? तो 30 जुलाई से 1 अगस्त तक 3 दिवसीय ये सम्मेलन जो है वो चला है। अब इसके आयोजक कौन थे ये आपको ध्यान से समझना है। तो इसके आयोजक थे आपके द फ्रेंड्स ऑफ मेवाड़, ब्रेक थ्रू T1D और विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन। ठीक है, इनके सहयोग से इस कार्यक्रम सम्मेलन को जो है आयोजित किया गया। द फ्रेंड्स ऑफ मेवाड़, ब्रेक थ्रू T1D और विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन, इनके सहयोग से ये कार्यक्रम सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ। और इस सम्मेलन के अंदर आपके जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं यानी कि हार्मोन रोग विशेषज्ञ हैं, शोधकर्ता है, नीति निर्माता है और जो रोगी अधिवक्ता हैं, उन्होंने भाग लिया। कौन कौन सी कंट्रीज के? एक तो अमेरिका, एक ऑस्ट्रेलिया और एक भारत। तो इसमें ध्यान रखना कौन कौन सी कंट्रीज के रोगी वगैरह ने, रोगी और विशेषज्ञों ने भाग लिया इसमें। एक तो आपके भारत तो है ही, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है और एक आपके अमेरिका है। जो I2U2 है उसके अंदर आप जापान को निकाल दो बस। I2U2 नहीं, क्वाड से है ना, क्वाड से जापान को निकाल दो, बाकी सारी कंट्रीज है इसमें। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत के अंदर जो टाइप 1 मधुमेह है उसकी देखभाल के लिए व्यवहारिक नीतिगत सुझाव और सहयोगी स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करना। ठीक है, अब इसको वापिस से अगर अपने रिकॉल करें तो आप ध्यान से समझना इसमें क्या क्या फैक्ट काम के हैं। अंतरराष्ट्रीय टाइप 1 जो मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 है, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? जोधपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ है। पहला फैक्ट तो यही काम का है। फिर कितने दिवसीय था? 3 दिवसीय था, 30 जुलाई से 1 अगस्त तक। आयोजक की अगर अपने बात करें तो द फ्रेंड्स ऑफ मेवाड़, ब्रेक थ्रू T1D, इसके अलावा विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन जो है, इनका जो है सहयोग से इसका आयोजन हुआ। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज के रोगियों ने भाग लिया? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये आपका पूरा का पूरा सम्मेलन था। इसके बाद में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत करेगा, जो कि सितंबर के अंदर होगा, उससे पहले बहुत सारी जो ब्रिक्स की बैठकें हो रही है उसके तहत ही एक स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक भी आयोजित करवाई गई। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई? बस यही फैक्ट काम का, चंडीगढ़ के अंदर भी। इसके अलावा जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी बैठक कहां पर आयोजित हुई? भुवनेश्वर, ओडिशा के अंदर। आगे आप पढ़ लोगे 1 से 10 अगस्त के अंदर। ठीक है, और ये जो बैठक है ये कहां पर आयोजित हुई है? स्वास्थ्य मंत्रियों वाली चंडीगढ़ के अंदर। बस ये एक फैक्ट काम का है। अब ये जो मुख्य स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक है ये 23 जुलाई 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य और जो परिवार कल्याण मंत्री हैं जेपी नड्डा, है ना, जगत प्रकाश नड्डा, उनकी अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कौन है? जेपी नड्डा, उनकी अध्यक्षता में आयोजित हुई। उन्होंने वर्चुअली जो है इस बैठक को संबोधित किया। और सदस्य जो देश थे उन्होंने 16वीं ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर डिक्लेरेशन जो है उसको सर्वसम्मति से अपनाया। इसमें भारत ने ब्रिक्स मिशन फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोशन रोड मैप 2026 से 29 जो है वो शुरू किया है। भारत ने एक तो ब्रिक्स का जो मिशन फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल है वो, और इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोशन रोड मैप 2026 से 29 ये स्टार्ट किया है। ठीक है, इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ के लिए ब्रिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेटवर्क स्थापित करने पर सहमति जो है वो बनी है, जिसका समन्वय कौन करेगा? नीमंस बेंगलुरु। ठीक है, नीमंस बेंगलुरु जो है वो इसका कोऑर्डिनेशन करेगा ब्रिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेटवर्क का। ठीक है, ये पूरी की पूरी सम्मेलन है जो कि चंडीगढ़ में हुआ है। इसके बाद में एक और सम्मेलन है डाक मतपत्र एवं विशेष मतदान व्यवस्थाओं पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। एक तो डाक मतपत्र पर, है ना, और एक विशेष मतदान व्यवस्थाओं पर इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ है कलकत्ता के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, कहां पर हुआ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल के अंदर। इसका आयोजक कौन है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इसका आयोजक होगा, क्योंकि डाक मतपत्र बैलेट वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसका आयोजक है। किस किस ने सहयोग किया है? तो सहयोग किया है इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, और इसके अलावा इंटरनेशनल जो आइडिया है
इन दो संगठनों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सहयोग किया है। इसका उद्देश्य है डाक मत पत्र जो प्रणाली है उसको अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाना। काम की चीज क्या है? काम की चीज ये है कि इसका आयोजन कहां पर हुआ है? कोलकाता के अंदर हुआ है। किसने किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने किया है। सहयोगी संस्थाएं कौन सी है? तो IIIDEM, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट और इंटरनेशनल आइडिया। ठीक है, ये आपके पूरे के पूरे सम्मेलन वगैरह थे। अब आते हैं प्रश्नों के ऊपर। जैसे बोनालू महोत्सव आप सबको पता है तेलंगाना से है। ठीक है, टाइप 1 जो मधुमेह शिखर सम्मेलन है वो जोधपुर के अंदर हुआ है। इसी प्रकार से जो भारत टैक्स 2026 है इसका आयोजन कहां पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम। और ये अमूल बंगाल डेयरी परियोजना आगे पढ़ ही लेंगे। फिर आता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या निर्धारित की गई है? वो है पुनर्स्थापन, लचीलापन और जिम्मेदारी। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 435,236 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। बिल्कुल सही है। यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 50% अधिक है, नहीं 84% अधिक है। प्रस्तावित अनुदान में 50% बेसिक ग्रांट और 50% परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट है। बिल्कुल ही गलत है। 80% बेसिक है, 20% परफॉर्मेंस बेस्ड है। राष्ट्रीय जो कार्यशाला है उसका आयोजन जयपुर में नहीं हुआ है। वो कहां पर हुआ है? वो भारत मंडपम में हुआ है। ठीक है, तो इसमें सत्य कथन ए हो जाएगा आपके। हाल ही में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित हुई? तो जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला है आर्थिक विकास और समझौते। अब अगर अपने बात करें आर्थिक विकास और समझौतों की, तो इसके अंदर सबसे पहली न्यूज है बायो इकोनॉमी रोड मैप 2035। बायो इकोनॉमी रोड मैप 2035 की अगर अपने बात करें तो ये जो रोड मैप है इसको जारी किया है नीति आयोग ने। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। और इस रोड मैप का उद्देश्य क्या है कि 2035 तक भारत जो है उसको दुनिया की जो शीर्ष 3 बायोटेक्नोलॉजी शक्तियां हैं उसके अंदर शामिल करना। बायो इकोनॉमी रोड मैप का मीनिंग क्या हो गया? और आगे 2035 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2035 तक भारत को जो है वर्ल्ड की जो टॉप 3 बायोटेक्नोलॉजी की शक्तियां हैं उनके अंदर शामिल करना। ये इसका उद्देश्य है। किसने इसको जारी किया है? नीति आयोग ने इसको जारी किया। अब इसके लिए क्या क्या काम किए जाएंगे? तो इसके तहत 50,000 करोड़ रुपए के बायो इकोनॉमिक ग्रोथ फंड जो है उसका गठन किया जाएगा। बायो इकोनॉमिक ग्रोथ फंड जो है कितने करोड़ रुपए का? 50,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमिक ग्रोथ फंड जो है उसका गठन किया जाएगा। इसके अलावा जो भारत की बायो इकोनॉमी है उसको अगर अपने बात करें भारत की बायो इकोनॉमी की, भारत की जो बायो इकोनॉमी है वो वर्ष 2025 में कितनी है और इसको 2035 में हमें कितना करना है ताकि ये टॉप 3 में आ जाए। तो 2025 की अगर अपने बात करें तो भारत की जो बायो इकोनॉमी है वो 195 बिलियन डॉलर है। कितनी है? 195.3 बिलियन डॉलर है 2025 में। इसको बढ़ाकर कितना करना है? 691 बिलियन डॉलर करना है। कितना करना है इसको? 691 बिलियन डॉलर। ये 2035 तक भारत की बायो इकोनॉमी को करने का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत की जो बायो इकोनॉमी 2025 के अंदर 195.3 बिलियन डॉलर है उसको बढ़ाकर 2035 तक कितना करना है? 691 बिलियन डॉलर। इसके अलावा और क्या काम किए जाएंगे? तो बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 6 राष्ट्रीय मिशन जो है वो भी शुरू किए जाएंगे। तो ये 3 मेन काम ध्यान रखना। 50,000 करोड़ रुपए का
बायो इकोनॉमिक ग्रोथ फंड। इसके अलावा बायो इकोनॉमी को 2035 तक 195.3 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 691 बिलियन डॉलर करना, और बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 6 राष्ट्रीय मिशन जो है वो शुरू करना। इसके बाद चलते हैं, देश का जो पहला शब्द संग्रहालय है वो कहां पर उद्घाटित किया गया है। देश का पहला शब्द संग्रहालय, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है देश की वो है राष्ट्रीय पुस्तकालय, वो कहां पर है, कोलकाता के अंदर। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कि ये चर्चा में क्यों थी अभी अभी, राजस्थान के से इसको कॉन्टेक्स्ट में लेना, कौन सी यूनिवर्सिटी है राजस्थान की। अब मैं आपको न्यूज नहीं बताने वाला हूं, मैं आपके डॉट्स कनेक्ट करना चाहता हूं कि आपको करंट अफेयर्स कितना याद रह पा रहा है। ठीक है, राजस्थान की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिससे इसका लिंक है, करंट अफेयर्स के संदर्भ में बताना है बस। ठीक है, तो देश का पहला जो शब्द संग्रहालय है वो कब उद्घाटित हुआ है, 19 जुलाई 2026 को। किसने इसका उद्घाटन किया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, और कोलकाता के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। तो देश के पहले इमर्सिव जो भाषा संग्रहालय है, इमर्सिव भाषा संग्रहालय है जो है शब्द लोक, इसका नाम क्या है, शब्द लोक। क्या नाम रखा गया इसका, शब्द लोक। देश का पहला जो शब्द संग्रहालय है उसका नाम क्या है, शब्द लोक। कहां पर इसका उद्घाटन हुआ है, कलकत्ता के अंदर जो नेशनल लाइब्रेरी है, राष्ट्रीय पुस्तकालय, वहां पर इसका उद्घाटन हुआ है 19 जुलाई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। यहां पर जो 22 भाषाएं हैं, लिपियां हैं और जो साहित्य है उसकी यात्रा जो है वो प्रदर्शित की गई। इसके अलावा संग्रहालय की जो 9 दीर्घाएं बनी हुई है उनके अंदर शब्दों की उत्पत्ति, मातृभाषा, मौखिक परंपरा, प्रदर्शन कलाएं और पुस्तकालयों का इतिहास जो है वो शामिल है। लेकिन इसमें मेन चीजें जो है वो ये है कि देश का पहला शब्द संग्रहालय, एक तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है शब्द लोक। दूसरा है इसका उद्घाटन जो है वो कहां पर हुआ है, तो इसका उद्घाटन हुआ है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता के अंदर 19 जुलाई 2026 को। ठीक है, 9 दीर्घाओं के अंदर। इसके बाद बात करते हैं रेल विद्युतीकरण के अंदर भारत जो है वो दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा है। रेल विद्युतीकरण के मामले में जो भारत है वो दुनिया के अंदर दूसरे स्थान पर रहा है। भारतीय जो रेलवे है उसने 99.6% ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण जो है वो पूरा कर लिया है। भारतीय रेलवे ने 99.6% ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण जो है वो पूरा कर लिया है। ठीक है, इसके साथ ही भारत जो है वो 100% विद्युतीकरण वाले जो स्विट्जरलैंड है उसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है। तो ध्यान रखना, रेल विद्युतीकरण के मामले में भारत दुनिया में सेकंड नंबर पर है, 99.6% विद्युतीकरण हो चुका है। 100% सिर्फ एक कंट्री का है, वो है स्विट्जरलैंड, वो पहले स्थान पर है। इसके बाद बात करते हैं मिसाइल कुशा की। मिसाइल कुशा जो है ये चर्चा में क्यों है, तो जो मिसाइल कुशा है ये डीआरडीओ ने विकसित की है, लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली जो है वो मिसाइल है ना, सतह से हवा में ये मार करती है। LR का मीनिंग हो गया लॉन्ग रेंज, SA का मीनिंग हो गया सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा। तो जो मिसाइल कुशा है, ध्यान रखना, ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है, लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका जो पहला सफल उड़ान परीक्षण हुआ है वो आपका कहां से हुआ है, वो ओडिशा तट जो है आपके APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो है ओडिशा तट पर, वहां से इसका पहला जो है सफल उड़ान परीक्षण हुआ है 23 जुलाई 2026 को। किसका, मिसाइल कुशा का। और पहले परीक्षण में इसने तेज गति और अधिक ऊंचाई वाले जो हवाई खतरे की नकल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य थे उनको सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर दिया। इसके साथ ही साथ यह जो है लड़ाकू विमान हो गए, मिसाइल हो गई, UAV हो गए और बड़े जो दुश्मन विमान है जैसे विभिन्न जो हवाई खतरे होते हैं उनको निष्क्रिय करने में सक्षम है। बेसिकली एक डिफेंस टाइप है ये मिसाइल कुशा, जो कि डीआरडीओ ने विकसित की है, लंबी दूरी की है, सतह से हवा में मार करती है। ध्यान रखना, SA याद रखना इसमें, सरफेस टू एयर। और इसका जो पहला सफल उड़ान परीक्षण हुआ है वो हुआ है आपके APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा तट से 23 जुलाई 2026 को।
और इसके पहले परीक्षण में इसने तेज गति और अधिक ऊंचाई वाले जो हवाई खतरे हैं उसकी नकल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया है। ठीक है, इसने मिसाइल, रडार तथा कमांड और कंट्रोल सेंटर सहित जो प्रमुख घटक डीआरडीओ प्रयोगशालाएं हैं और भारतीय उद्योग भागीदार हैं उसके द्वारा विकसित है। यह प्रणाली लंबी दूरी की वायु रक्षा में भारत की आयात निर्भरता कम करने की दिशा में, ये कोई खास फैक्ट है नहीं। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्ट मिसाइल कुशा। सॉरी, अब चलते हैं नेक्स्ट, मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता। मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता क्या है बेसिकली? तो भारत जो है वो WTO का जो मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता है उसमें शामिल होने वाला 123वां देश बन गया है। जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, उसके अंदर एक समझौता है जिसका नाम है मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता। और इस सब्सिडी समझौते में भारत जो है अब शामिल हो गया है। कौन से नंबर का देश बना है? 123वां देश भारत बन गया है। और ये जो समझौता है ये 2022 के अंदर जिनेवा में जो आयोजित WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन है उसके दौरान संपन्न हुआ था। ठीक है, ये समझौता संपन्न कब हुआ था? 2022 के अंदर जिनेवा में WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था उसके अंदर। ठीक है, ये है आपके मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता। इसके बाद बात करते हैं देश का पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य। देश का पहला AI संचालित जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहां पर? तो वो आपके विकसित होगा ठाणे के अंदर, जो कि मुंबई के अंदर है। मुंबई के अंदर जो ठाणे है वहां पर जो है देश का पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य जो है वो विकसित किया जाएगा। ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो जो अभ्यारण्य है मुंबई के अंदर, वहां पर ये AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य होगा। ठीक है, 45 करोड़ रुपए की लागत से इको नेचर पार्क जो है वो विकसित किया जाएगा और इसमें AI आधारित बर्ड डिटेक्शन और मॉनिटरिंग सेंटर भी स्थापित होगा जो क्या करेगा? पक्षियों की पहचान, गणना और निगरानी करने में मदद करेगा। और इस परियोजना के तहत AI कैमरे हो गए, ड्रोन हो गए, ध्वनि सेंसर हो गए और 2.16 किलोमीटर लंबा जो है मैंग्रोव नेचर ट्रेल जो है वो भी इसमें शामिल होगा। ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा, 2.16 किलोमीटर लंबा मैंग्रोव नेचर ट्रेल भी इसमें शामिल होगा। इसके अलावा जो ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है वो एक रामसर साइट है और प्रवासी पक्षियों के लिए सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखना। देश का पहला जो AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य है वो पहली बात तो कहां पर विकसित होगा? ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य मुंबई के अंदर, जो कि 45 करोड़ की लागत से यहाँ पर एक इको नेचर पार्क जो है वो बनाया जाएगा। इसके अलावा 2.16 किलोमीटर लंबा मैंग्रोव नेचर ट्रेल भी इसमें शामिल होगा। ये वास्तव में क्या है? तो ये एक रामसर साइट है और प्रवासी पक्षियों के लिए सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। इसके बाद बात करते हैं भारत और मालदीव जो है इसके बीच में UPI डिजिटल भुगतान जो है इसकी शुरुआत हुई है। भारत और मालदीव के बीच में UPI डिजिटल भुगतान की जो है वो शुरुआत हुई है। इससे पहले आप बताओगे UPI को अपनाने वाला जो 10वां देश है वो कौन सा है? तो जैसे भारत का जो भुगतान तंत्र है वो है UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो उसी प्रकार मालदीव का जो भुगतान तंत्र है उसका नाम है फव्वारा। क्या नाम है? फव्वारा। तो इन दोनों को जो आपस में जोड़ा गया है, तो मालदीव का जो फव्वारा भुगतान तंत्र है उसको भारत के UPI जो है उससे जोड़ा गया है। और इसके शुरुआती चरण में ये सुविधा जो है वो बैंक ऑफ मालदीव्स और मालदीव्स इस्लामिक बैंक जो है उनके साथ में ये सुविधा शुरू की गई, यानी कि जो फव्वारा है और जो UPI है इनको आपस में जोड़ा गया है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं हिमाचल प्रदेश जो है उसके 8 पारंपरिक जो उत्पाद हैं उनको GI टैग दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के 8 पारंपरिक उत्पादों को क्या मिला है? GI टैग मिला है, जिससे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर टोटल अब 17 जो उत्पाद है उनको GI टैग मिल चुका है। तो एक तो अगर आपसे ये फैक्ट पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश में टोटल अब कितने उत्पादों को GI टैग मिल चुका है? 17 को, और हाल ही में कितनों को मिला है? 8 को। किन किन को दिया गया है? क्या ये सब याद करने हैं? बिल्कुल भी नहीं करना है, संख्या याद होनी चाहिए कितने किसको दिया गया है। तो जैसे स्पीति सी बकथॉर्न जिसको छरमा बोलते हैं, सलूनी सफेद मक्का है, चंबा मेटल आर्ट है, सिरमौरी लोहिया है, किन्नौरी टोपी है, मंडी की
सेपू बड़ी है, किन्नौरी सेब और किन्नौरी आभूषण है इनको। अब आप मुझे बताओगे कि राजस्थान के अंदर अब तक कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है और जो नवीनतम जीआई टैग दिया गया है वो किसको दिया गया है? कमेंट सेक्शन में लिखना, आपकी जिम्मेदारी है ये। यह पंजीकरण जो है वो हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद जो है उसके माध्यम से प्राप्त हुआ है। इससे पहले कुल्लू, शोल, ये जो ठीक है, इन सबको जीआई टैग मिल चुके हैं। कोई काम के इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये राजस्थान का नहीं है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का एग्जाम आप नहीं दे रहे हो तो ये कोई भी काम के इफेक्ट नहीं है। काम का इफेक्ट सिर्फ इतना है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कितने उत्पादों को जो है जीआई टैग मिला है, 8, और इससे टोटल अब हिमाचल प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुके हैं, 17, ठीक है। और ये पंजीकरण किसके माध्यम से हुआ है? ये हुआ है आपके हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के माध्यम से। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमूल बंगाल डेयरी परियोजना। अमूल बंगाल डेयरी परियोजना क्या है? तो ये केंद्रीय जो गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने 19 जुलाई 2026 को न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर कोलकाता के अंदर विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र का भूमि पूजन किया, जिसका नाम क्या है? अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट। विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादन जो संयंत्र है वो कहां पर स्थापित होगा? न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर कोलकाता के अंदर। और इसका भूमि पूजन किसने किया है? अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री है। कब? 19 जुलाई 2026 को। कहां पर हुआ? तो ये हुआ है हावड़ा के अंदर। कहां पर हुआ है? हावड़ा के अंदर, जो सांक्राइल फूड पार्क है हावड़ा के अंदर, वहां पर जो है ये भूमि पूजन किया गया। और ये जो परियोजना है अमूल बंगाल डेयरी परियोजना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सहकार से समृद्धि विजन है और जो श्वेत क्रांति 2.0 है उसके लक्ष्य से जुड़ी हुई है अमूल बंगाल डेयरी परियोजना, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी दही उत्पादन संयंत्र जो है उससे रिलेटेड है। लागत कितनी है? 700 करोड़ रुपए। पहले चरण की क्षमता की बात करें तो इसमें प्रतिदिन जो है, प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध जो है उसको प्रोसेसिंग किया जाएगा, प्रसंस्कृत किया जाएगा। उत्पादन क्षमता है प्रतिदिन 10 लाख केजी, 10 लाख केजी, या फिर आप इसको 1000 टन बोल लो दही और उससे अन्य डेयरी उत्पाद जो है उत्पादित किए जा सकते हैं। लगभग अगर अपने बात करें तो इससे 1.20 से लेकर 1.25 लाख छोटे जो डेयरी किसान और उत्पाद पशुपालक है वो लाभान्वित होंगे, जिसमें से 30,000 से अधिक महिला किसान। इसी अवसर पर अमित शाह ने अलीपुर में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय के अंदर शब्दों का संग्रहालय के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। तो अब इसमें मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। अमूल बंगाल डेयरी परियोजना जो है, इसके तहत विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र का भूमि पूजन कहां पर किया गया? न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर कलकत्ता के अंदर, जो कि है सांक्राइल फूड पार्क हावड़ा जो है, यहां पर इसका भूमि पूजन हुआ, ठीक है। और ये परियोजना सहकार से समृद्धि और श्वेत क्रांति 2.0 के लक्ष्य से जुड़ी हुई है। और इसमें जो है पहले चरण की जो क्षमता है वो है प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण, ठीक है। उत्पादन क्षमता अगर हम देखें तो प्रतिदिन 10 लाख किलोमीटर या फिर 1000 टन दही जो है उसकी उत्पादन क्षमता इसकी है। और इसके तहत 1.20 से 1.25 लाख छोटे डेयरी किसान और पशुपालक जो है वो इससे लाभान्वित होंगे। 30,000 से अधिक महिला किसान भी इसमें शामिल हैं। इसी अवसर पर जो अमित शाह है उन्होंने अलीपुर के अंदर जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसमें शब्दों का संग्रहालय जो है उसके पहले चरण का भी उद्घाटन किया है, ठीक। अब आते हैं प्रश्नों के ऊपर। जैसे एक ऊपर छूट गया था एक प्रश्न, तो ये कर लेना, अमूल बंगाल डेयरी परियोजना, ये हावड़ा हो गया। तो इसका सही आंसर ए का 2, बी का 1, ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग के द्वारा जारी बायो इकोनॉमी रोड मैप 2035 के अनुसार किस वर्ष तक भारत को दुनिया की, ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, 2035 तक जो है भारत की शीर्ष 3 बायोटेक्नोलॉजी शक्तियों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
देश के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्द लोक का उद्घाटन जो है वो कहां पर किया है? तो वो किया है आपके राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता के अंदर। ठीक है, फिर आता है भारतीय रेलवे ब्रॉड गेज नेटवर्क के कितने प्रतिशत विद्युतीकरण के साथ स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत नेटवर्क जो है वो बन गया है? तो ये 99.6% है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित कुसा मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये ध्यान रखना, ये सरफेस टू एयर मार कर दिया, ज्यादातर यहीं पर वो गलती करवाएगा। तो ये सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है, ये तो फैक्ट बिल्कुल सही है। इसका पहला सफल उड़ान परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बिल्कुल ही गलत है। लड़ाकू विमान, यूएवी और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने में ये सक्षम है, ये भी ठीक है। तो असत्य पूछा था तो ये हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते के अंदर शामिल होने वाला कौन सा देश भारत बन गया है? 123वां। देश का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य कहां स्थापित किया जा रहा है? ये स्थापित किया जा रहा है ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, मुंबई के अंदर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, इनमें से कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें आपके हो जाएंगे, देखो ये आपको याद करना ही नहीं, अननेसेसरी क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए था कितने, है ना। तो इसमें एक तो शर्मा है, ये तो है, ठीक है, सिर मोरी लोहिया भी है, इसके अलावा कुल्लू पश्मीना शायद नहीं है ना, कुल्लू पश्मीना नहीं है शायद, मंडी तो होगा, मंडी की शेप बड़ी तो है, कुल्लू पश्मीना नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुल्लू पश्मीना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अगला सेगमेंट है अपना चर्चित व्यक्तित्व का। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है एंडी बर्नहैम का। एंडी जो बर्नहैम है ये आपके ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एंडी बर्नहैम, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंडी बर्नहैम। और ये लेबर पार्टी के हैं, ध्यान रखना। कब बने हैं? 20 जुलाई 2026 को। कौन से नंबर के? 59, 59वें। ठीक है, तो ये 59वें प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रिटेन के नाम क्या है? एंडी बर्नहैम। कौन सी पार्टी के? लेबर पार्टी के। 20 जुलाई 2026 को। नेक्स्ट, हरजीत सिंह ग्रेवाल। हरजीत सिंह ग्रेवाल जो है, इनको राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक आयोग है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक आयोग है उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? हरजीत सिंह ग्रेवाल को। ठीक है, और उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है इस आयोग का? तो ये किया गया है एस मुनावरी बेगम को। सदस्य भी हैं ग्लेन सूजा टिकलो। कार्यकाल तो 3 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखना बस। आप तो 2 फैक्ट याद कर लेना। एक तो हरजीत सिंह ग्रेवाल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कितना कार्यकाल है? 3 वर्ष का। उपाध्यक्ष कौन है? एस मुनावरी बेगम। अनुराग जैन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में भी है। तो अनुराग जैन जो है, इनको नीति आयोग का नया सीईओ जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि इन्होंने किसकी जगह ली है, यानी कि नीति आयोग के इनसे पहले सीईओ कौन थे। तो अनुराग जैन जो है, इनको नीति आयोग का नया जो सीईओ है वो नियुक्त किया गया है। और ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ बनने से पहले मध्य प्रदेश के क्या थे? चीफ सेक्रेटरी थे अनुराग जैन। और अब इनको किया गया है नीति आयोग का सीईओ नियुक्त। अनुराग जैन, ये नाम उस फिल्म से संबंधित है क्या कहीं ना कहीं? नहीं, वो मिश्रा है शायद, है ना। तो अनुराग जैन जो है ये एमपी के चीफ सेक्रेटरी हैं और इनको थे, और इनको अब नीति आयोग का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है।
ठीक है, और इनकी अवधि जो है वो 2 साल की है, कार्य अवधि। तो ये आप अपडेट कर लेना अपने नोट्स में कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, अनुराग जैन बने हैं। इसके बाद में आते हैं आपके आशीष कुमार दास। आशीष कुमार दास अगर अपने बात करें तो जो आईटी कंपनी इन्फोसिस है उसके सीईओ जो है वो नियुक्त हुए हैं, कौन, आशीष कुमार दास। और ये जो है सलील पारेख का स्थान लेंगे। ये एक जगह और भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, 1 अप्रैल 2027 से जो है सलील पारेख का ये स्थान लेंगे। विश्वनाथन आनंद, ये क्यों चर्चा में है, तो इंटरनेशनल जो शतरंज महासंघ है जिसको अपने बोलते हैं फिडे, जो सबसे बड़ी संस्था है, जैसे आईसीसी क्रिकेट की ना, वैसे ही शतरंज की कौन सी है, फिडे। तो जो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ है फिडे, उसका अंतरिम अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया है, विश्वनाथन आनंद को, जो भारत के महान शतरंज खिलाड़ी हैं, 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन है विश्वनाथन आनंद। इनको बनाया गया है फिडे का अंतरिम अध्यक्ष। इससे पहले ये फिडे के जो उपाध्यक्ष का पद है उस पर रह चुके हैं। फिडे का जो उपाध्यक्ष का पद था उस पर ये रह चुके हैं, और इन्होंने जो है अर्काडी डवोरकोविच जो है उनके स्थान पर अंतरिम अध्यक्ष का कार्यभार जो है वो संभाला है। फिडे का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के लोजेन के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये विश्वनाथन आनंद हैं जिन्हें फिडे का अंतरिम अध्यक्ष जो है वो बनाया गया। इसके अलावा आप सबको पता ही है भारत के नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं वो कौन बने हैं, प्रहलाद जोशी। कब, 26 जुलाई 2026 को कर्तव्य भवन नई दिल्ली के अंदर इन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला, ठीक है। और इनको जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने प्रधानमंत्री की सलाह पर इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा। 25 जुलाई 2026 को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा इनको, किनको, प्रहलाद जोशी को। इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का स्थान लिया है, जिनका केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा जो है राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। अब प्रहलाद जोशी के पास वर्तमान के अंदर उपभोक्ता मामलात, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उसके साथ साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, और अब इनके पास में शिक्षा मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं और जो पहल थी उनके क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं प्रहलाद जोशी से रिलेटेड कि इनको कार्यभार कब संभाला, 26 जुलाई 2026 को, 25 जुलाई 2026 को इनको अतिरिक्त प्रभार जो है वो सौंपा गया राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और वर्तमान में इनके पास में कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं, उपभोक्ता मामलात, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। अब आते हैं पुरस्कारों के ऊपर। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024, नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 कौन सा संस्करण था, मैटर नहीं करता, कब दिए गए नहीं याद करना, ठीक है। क्या याद करना है, एक तो याद करना है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया आर्टिकल 370 को। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024 की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना, नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो दिया गया वो दिया गया आर्टिकल 370 को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है उसमें कार्तिक आर्यन जो है इनको दिया गया बेस्ट एक्टर का, चंदू चैंपियन मूवी के लिए। किस किसने मूवी देखी है, ठीक है। और इसके अलावा जो मम्मूटी है उनको दिया गया ब्रह्म युगम के लिए, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर कैटेगरी देखो, बेस्ट फिल्म में तो आर्टिकल 370, और बेस्ट एक्टर में कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन मूवी के लिए और मम्मूटी को ब्रह्म युगम मूवी के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस तो इसमें तो यामी गौतम है ही, आर्टिकल 370, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का किसको दिया गया, यामी गौतम को। ध्यान रखना ये 2024 के हैं। इतने फैक्ट काम के हैं। इसके अलावा और क्या क्या है, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, फीचर फिल्म जो नहीं थी वो थी आपके बंगार, उस जिसकी डायरेक्टर कौन थी, सुमीरा रॉय। इसके अलावा शॉर्ट फिल्म के अंदर बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया हम सफर को, जो कि एक मराठी की मूवी है। इनको एक एक बार पढ़ के चले जाना, दिमाग पर ज्यादा जोर मत देना। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का दिया गया कल्कि को, कल्कि जो कि एक तेलुगु की फिल्म है। पूरा नाम क्या है, कल्कि 2898 AD।
ये वो प्रभास वाली है क्या, कल की वही है ना शायद, अमिताभ बच्चन। और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जो है वो दिया गया आनंद एल रॉय, जिन्होंने बनाई स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक। आनंद एल रॉय, स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक। इसके अलावा बेस्ट फिल्म क्रिटिक जो है वो संजीव श्रीवास्तव, ये कोई खास नहीं है। सिनेमा पर सबसे अच्छा लेखन किया प्रदीप कुमार शेट्टी ने, ये इतना विशेष नहीं है, ठीक है। तो बाकी सब आप एक नजर में पढ़ोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब चलते हैं, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, वो है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 की अगर अपने बात करें तो ये दिया गया है आपके अजीत डोभाल को, जो कि आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसको दिया गया है? अजीत डोभाल को, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अगर अपने बात करें तो इसका सम्मान समारोह कहाँ हुआ था? पुणे महाराष्ट्र के अंदर। ये कोई काम की बात नहीं है। यह पुरस्कार किसने दिया? तो अमित शाह ने दिया। और यह सम्मान देता कौन है? तो लोकमान्य तिलक जो स्मारक ट्रस्ट है वो ये पुरस्कार जो है वो देती है, ठीक है। और 106वीं जो पुण्यतिथि थी बाल गंगाधर तिलक की, उस अवसर पर यह दिया गया किसको? अजीत डोभाल को, ठीक है। इसके बाद जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको मिला है? वो मिला है आर वेरामुथु को। आर वेरामुथु जो है, इनको 60वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो दिया गया। और ये तमिल के कवि और गीतकार हैं। और इनको 2025 का जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। कब दिया गया है ये कोई काम के फैक्ट नहीं होते, बस आपको इतना पता होना चाहिए। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो है वो किसको दिया गया है? आर वेरामुथु को। किसको दिया गया? आर वेरामुथु को। अब ये किसने दिया पुरस्कार जो है? तो ये आपके डॉक्टर करण सिंह जो है, इन्होंने ये पुरस्कार दिया। और इसके अंदर क्या क्या मिलता है ये भी कोई काम की चीज नहीं है वैसे तो। वेरामुथु जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है शायद, है ना। वेरामुथु जो है वो आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले तीसरे तमिल साहित्यकार हैं। और इनसे पहले पीवी जो ए किलंदम है उनको 1975 में, और डी जयकांतन को 2002 के अंदर जो है ये सम्मान मिला था, ठीक है। इससे पहले जो वेरामुथु हैं उनको कलिकट्टू इथिकासम जो है उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 भी मिल चुका है। इसके अलावा इनको पद्म श्री भी मिल चुका है और इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है 2014 के अंदर। अगर इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं अगर अपने देखें तो प्रमुख रचनाएं हैं कट्टू इतिहासम, करुवाची काव्यम, तन्नी देशम और मुंद्राम उलगपोर। क्या सारी याद करनी है क्या? नहीं, बस ये एक याद करना है ना, कलिकट्टू इतिहासम, क्योंकि इसके लिए इनको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003। इसके अलावा इनको पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिल चुके हैं। इसके अलावा अगर अपने बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसके प्रथम प्राप्तकर्ताओं की, तो इसमें सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार वो 1965 में दिया गया था। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को, जो कि मलयालम के थे, ठीक है। पहली महिला जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था आशापूर्णा देवी को, जो कि बंगाली थी, ठीक है, 1976 में। और पहला जो इंग्लिश साहित्यकार जिसको ये पुरस्कार दिया गया वो थे अमिताभ घोष, 2018 के अंदर दिया गया था। तो ये कुछ फैक्ट हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसको मिला है? आर वेरामुथु को मिला है। तमिल के लेखक हैं, ध्यान रखना। और 24 वर्षों का अंतराल हो गया और अब तक 3 तमिल जो साहित्यकार हैं उनको ये पुरस्कार मिला है। तीसरे नंबर पर यही आते हैं। इनसे पहले पीवी ए किलंदम जो उनको 1975 में, और डी जयकांतन को 2002 में ये पुरस्कार मिला था। इससे पहले इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है 2003 के अंदर कलिकट्टू इथिकासम के लिए, और पद्मश्री और पद्म भूषण से भी ये सम्मानित हो चुके हैं, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में सबसे पहले किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को, जो कि मलयालम के थे, आशापूर्णा देवी जो कि बंगाली थी, और अमिताभ घोष को इंग्लिश लिटरेचर के लिए मिला था, ठीक है।
प्रश्नों पे आए तो 20 जुलाई 2026 को लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम किस देश के 59वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो ब्रिटेन के। ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ये किया गया है आपके अनुराग जैन को। नीति आयोग के नए जो सीईओ है उसके रूप में किसको नियुक्त किया गया है? एक सेकंड सॉरी। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है हरजीत सिंह ग्रेवाल को। ठीक है। और जो नीति आयोग का सीईओ है वो किया गया है अनुराग जैन को। ठीक है। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को किस इंटरनेशनल संस्था का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है? तो वो बनाया गया फिडे का, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? आर्टिकल 370 को। फिर आता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो है, इनको किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026। इसके अलावा 2025 के आपके 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित आर वेरामुथु जो है वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार हैं? तो ये तमिल के हैं, ध्यान रखना। ठीक है। अब अपने साइंस टेक्नोलॉजी को सबसे लास्ट में करेंगे, उससे पहले अपने कर लेते हैं खेल और विविध को। अब देखो खेल के अंदर सबसे मेन चीज तो इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स ही हैं। ठीक है। उसमें जो पदक जीते हैं वो यहाँ पर कुछ कुछ मेंशन कर दिए, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स आपको पता ही है, मैंने अलग से पढ़ा दिया है, तो वहां से उस वीडियो से आप पूरा का पूरा कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कवर करना। ठीक है। तो इसके अलावा क्या न्यूज है? तो जो BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 है जो कि कहां पर आयोजित हुई? नई दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर। ठीक है। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 जो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई, जिसका शुभंकर था पीको। ठीक है। और इसको जो लॉन्च किया वो किया केंद्रीय जो खेल मंत्री है मनसुख मांडविया। ठीक है। इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया शुभंकर को। ठीक है। कब आयोजित कब होगी? ये 17 से 23 अगस्त को ये आयोजित होगी। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 17 से 23 अगस्त को इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर होगा, जिसका शुभंकर पीको होगा। और इस शुभंकर को लॉन्च किसने किया? केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने। इसके अलावा कॉमनवेल्थ की चीजें तो कॉमनवेल्थ में पढ़ ही लेना आप। ठीक है। इसके बाद आते हैं VS रतनवेल जो है वो आपके तमिलनाडु के हैं और ये 99 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तमिलनाडु के VS रतनवेल जो है वो 99वें नंबर के भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है। गुवाहाटी स्मार्ट सिटी इंटरनेशनल ओपन 2026 के अंदर इन्होंने 2500 इलो रेटिंग पार करके ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है। और अगर अपने बात करें 95 में कौन थे? तो अरण्यक घोष, 96 में एथन वाज, 97 में हर्षवर्धन GB, 98 अश्वत्थ S और 99 में कौन है? VS रतनवेल। तो आप 99 में याद रख लेना वही, क्योंकि लेटेस्ट है। तो VS रतनवेल जो है वो 99वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, जिन्होंने की गुवाहाटी के अंदर स्मार्ट सिटी इंटरनेशनल ओपन 2026 के अंदर 2500 इलो रेटिंग पार की। इसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026। इससे पहले मैं आपको 2 पढ़ा चुका हूं, एक इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड और एक इंटरनेशनल जूलॉजी ओलंपियाड, है ना, जूलॉजी ओलंपियाड पढ़ा चुका हूं। और ये है आपका केमिस्ट्री ओलंपियाड, रसायन विज्ञान ओलंपियाड, अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड। अब इसका संस्करण कौन सा है, इसका आयोजन कब से कब तक हुआ, ये कोई काम के फैक्ट नहीं है।
सबसे मेन बात, इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो ताशकंद के अंदर, उज्बेकिस्तान के अंदर इसका आयोजन हुआ। इसमें भारत ने टोटल 4 स्वर्ण पदक जीते। किस किस ने ये पदक जीते ये भी इतना विशेष नहीं है, भारत ने टोटल कितने पदक जीते ये इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री ओलंपियाड में भारत ने टोटल 4 स्वर्ण पदक जीते, ठीक है, जिसमें देवदत्त प्रियदर्शी ओडिशा, हर्षिता सिंगला पंजाब, कबीर छिल्लर दिल्ली और संदीप कुची जो है वो तेलंगाना से। पदक तालिका की अगर अपने बात करें तो भारत जो है वो चीन, वियतनाम और रूस के व्यक्तिगत जो प्रतिभागी समूह बी है उसके साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर था। तो केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी भारत जो है वो संयुक्त रूप से चीन, वियतनाम और रूस के साथ पहले स्थान पर रहा। इसमें टोटल 93 कंट्रीज ने पार्ट लिया, जिसके 363 छात्रों ने भाग लिया। भारत जो है उसकी ये 27वीं भागीदारी थी। कितने पदक जीते वो इंपॉर्टेंट है, 4 स्वर्ण पदक जीते बस। इसके बाद बात करते हैं फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप। अब फीफा की खूब सारी डिटेल दी है, लेकिन इतनी सारी आपके लिए काम की नहीं है, मैं बता देता हूं इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, फीफा का कौन सा संस्करण था ये भी कोई काम का नहीं है, सेम कॉमनवेल्थ का भी यही था, 23वां, ठीक है। आयोजन कब से कब तक हुआ, 11 जून से 19 जुलाई 2026, ये भी कोई काम का फैक्ट नहीं है। मेजबानी किसने की फीफा की, ये इंपॉर्टेंट है, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, यानी कि पूरा का पूरा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसने इसकी मेजबानी की है। पहली बार जो है फीफा की मेजबानी 3 देशों ने संयुक्त रूप से की। अब इसका जो आधिकारिक शुभंकर था वो ध्यान रखना, अमेरिका का था क्लच, मैक्सिको का जायू और मैपल था कनाडा का। और इसकी आधिकारिक जो मैच बॉल थी उसको ट्रायोंडा नाम से संबोधित किया गया। अब उद्घाटन कहां पर हुआ, मैक्सिको के अंदर हुआ, ठीक है। उद्घाटन समारोह जो है वो आपके कहां पर, मुख्य उद्घाटन समारोह तो मैक्सिको सिटी के अंदर आयोजित हुआ था, और इसके अलावा ये टोरंटो और लॉस एंजल्स में भी आयोजित हुए, क्योंकि कनाडा और यूएसए में भी तो है। जो इसका आधिकारिक गीत था वो था दाई दाई, जो कि किसने गाया, शकीरा ने गाया। कितनी टीमों ने पार्ट लिया, 48, ठीक है। और मैक्सिको जो है रिकॉर्ड तीसरी बार जो है फीफा विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2 बार और मैक्सिको जो है वो इसकी मेजबानी कर चुका है, और इस बार जो है तीसरी बार मैक्सिको इसकी मेजबानी कर रहा है। फाइनल जो इसका हुआ था वो अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर जो न्यू जर्सी स्टेडियम है वहां पर इसका फाइनल हुआ, और उसमें विजेता कौन थे, तो विजेता थे स्पेन और उप विजेता अर्जेंटीना, और स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और तीसरे नंबर पर कौन रहा, इंग्लैंड। तो ये कुछ फीफा से रिलेटेड बातें थी। स्पेन ने दूसरी बार ये वर्ल्ड कप जीता है, इससे पहले 2010 में स्पेन जीत चुका है। एक ही समय में पुरुष और महिला फीफा विश्व कप खिताब जीतने वाला ये पहला देश है, यानी महिलाओं ने भी फीफा विश्व कप का खिताब जीता है, ठीक है। अब इसमें गोल्डन बूट किसको मिला, जैसे क्रिकेट में जो बेस्ट क्या बोलते हैं, बेस्ट बैट्समैन होता है उसको क्या दी जाती है आईपीएल के अंदर, ऑरेंज कैप। उसी प्रकार से यहाँ गोल्डन बूट दिया जाता है, जो कि किलियन एम्बाप्पे को आप जानते ही होंगे, फ्रांस के हैं, ठीक है। तो गोल्डन बूट किसको मिला, एम्बाप्पे को। फिर जो गोल्डन बॉल है वो दी गई रोड्री को, जो कि स्पेन से है। गोल्डन ग्लव किसको दिया गया, सिमोन को, जो कि स्पेन से है। यंग प्लेयर अवार्ड दिया गया कुबारसी, ये इतने कोई खास फैक्ट है नहीं, ठीक है। गोल्डन बूट याद रखना चाहो तो रख सकते हो। इसके अलावा झंडू कुमार ये सब आपको मिल जाएंगे, मीराबाई चानू ये सब कॉमनवेल्थ गेम्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, झंडू कुमार का जो फैक्ट है वो आप ये याद रख सकते हो, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भारत का जो पहला पदक था वो किसने दिलाया था, वो झंडू कुमार ने दिलाया था। शर्मिला धनखड़ भी आपको वहां पर मिल जाएगी अलग से, ठीक है। सर्वेश कुसारे भी वहां पर आपको मिल जाएंगे कॉमनवेल्थ में। राष्ट्रीय पुरुष जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2026, राष्ट्रीय पुरुष जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2026 की बात करें तो ये कहां पर आयोजित हुई, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर, जिसकी विजेता रही हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा और उप विजेता रही हॉकी मध्य प्रदेश। फाइनल के अंदर ओडिशा ने 2-1 से हराया, ओडिशा ने मध्य प्रदेश को 2-1 से हराया। तीसरे स्थान पर पंजाब, ठीक है। तो ये चीज है राष्ट्रीय पुरुष
जूनियर हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा जो है वो विजेता रही, मध्य प्रदेश उप विजेता रही, और तीसरे स्थान पर पंजाब रहा। दिलीप गावित जो हैं ये भी आपको कॉमनवेल्थ में ही मिलेंगे। इसके अलावा मुरली श्री शंकर जो है ये भी आपको कॉमनवेल्थ में मिल जाएंगे, अलग से वीडियो है। गुलवीर सिंह कॉमनवेल्थ में। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने अरिहा पगंबम। अरिहा पगंबम, ठीक है, तो ये मणिपुर की जिम्नास्ट हैं, ध्यान रखना। अरिहा जो है वो मणिपुर की जिम्नास्ट हैं, जिन्होंने 10th जो एरोबिक जिम्नास्टिक एशियाई चैंपियनशिप है उसके सीनियर महिला व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ध्यान रखना कौन सा इवेंट है? 10th एरोबिक जिम्नास्टिक एशियाई चैंपियनशिप जो है उसके अंदर सीनियर महिला जो व्यक्तिगत स्पर्धा है उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है अरिहा पगंबम ने, जो कि मणिपुर की जिम्नास्ट है। ठीक है, और इसका आयोजन जो है वो फिलीपींस के अंदर हुआ था। फाइनल में कितने अंक वगैरह मिले ये कोई विशेष इसमें है नहीं। इसके साथ ही ये इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। ठीक है, बस आप इतना याद रख लेना। अरिहा पगंबम कहाँ से है? मणिपुर से है। कौन सा स्पोर्ट है? जिम्नास्ट है, और इस प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। इंडो नेपाल वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप। इंडो नेपाल वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो नेपाल के अंदर आयोजित हुई। इसमें भारतीय टीम ने नेपाल को हराकर स्वर्ण पदक जीता, और इसमें भारतीय टीम की जो कप्तान थी वो थी खुशी शर्मा, जो कि राजस्थान के कोटा जिले से है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इंडो नेपाल वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो नेपाल के अंदर आयोजित हुई, और भारत ने नेपाल को इसमें हराया, और भारत की जो टीम की कप्तान थी वो थी खुशी शर्मा, जो कि कहां से है? कोटा से है। नेक्स्ट आता है बाटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप। बाटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप की अगर अपने बात करें तो ये बाटुमी जॉर्जिया के अंदर है, वहां पर आयोजित हुआ। इसके अंदर राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने टोटल 4 पदक जीते। वुशु का इवेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान ने 4 पदक इसमें जीते। 3 थे गोल्ड मेडल, 1 था सिल्वर मेडल। गोल्ड मेडल की अगर अपने बात करें तो दिव्या चौधरी जो है इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, अलग अलग स्पर्धाओं में ये स्पर्धाएं दी हुई हैं। इसके अलावा तन्वी दादीच जो है इन्होंने 48 kg वेट कैटेगरी में रजत पदक जीता। तो ये ध्यान रखना। बाटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के टोटल 4 पदक आए, जिसमें से 3 गोल्ड आए थे। तीनों के तीनों गोल्ड दिव्या चौधरी ने ही जीते हैं, और तन्वी दादीच जो है इन्होंने 48 kg वेट कैटेगरी में रजत पदक जीता। ये आप स्पर्धाएं देख लेना इनकी, दिव्या चौधरी की। अब आते हैं विविध के ऊपर। विविध के अंदर सबसे पहला है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026। ये जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसके अंदर टोटल 19 देश जो है वो भाग लेंगे, और ये एक वायु अभ्यास है। इसके अंदर भारत की तरफ से भारतीय जो वायुसेना है उसने राफेल, C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर जो है उसके साथ में हिस्सा लिया है। ठीक है, जापान ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। अरे रजनीश ओके कर रखे है। साइंस टेक वाली न्यूज अर्थव्यवस्था में डाल दी, स्पोर्ट्स वाली न्यूज विविध में डाल दी, क्या चक्कर है वो? जापान ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, तो इसकी जो विजेता है वो PV सिंधु, ठीक है, और उप विजेता कौन है? आकाने यामागुची, जापान से। ठीक है, तो जापान ओपन जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसकी विजेता कौन रही है? PV सिंधु। बहुत बड़ी न्यूज है, ये ध्यान रखना। जापान ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है उसकी विजेता कौन है? PV सिंधु। किसको हराया है? जापान की आकाने यामागुची को। ठीक है, और जापान ओपन जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी है। पहली भारतीय खिलाड़ी है, महिला नहीं, पहली भारतीय खिलाड़ी है जापान ओपन जीतने वाली। और ये सिंधु का पहला सुपर 750 खिताब है, ध्यान रखना, सुपर 750 खिताब था। इसके अलावा जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनकी 3 देशों की विदेश यात्रा जो है वो हुई, जिसमें एक तो था मालदोवा, एक था उत्तर
मैसिडोनिया और एक था रोमानिया, ठीक है, इनकी यात्रा की। और मालदोवा और उत्तर मैसिडोनिया की यात्रा करने वाली ये पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई। आगे चलते हैं। सारनाथ के प्राचीन जो बौद्ध स्थल हैं, सारनाथ के जो प्राचीन बौद्ध स्थल हैं वो आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल हो गए हैं, ठीक है। विश्व धरोहर समिति जो है उसका 48वां सत्र हुआ, उसके अंदर भारत के जो सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्तंभ हैं उनको 2025-26 साइकिल के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची जो है उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और ये जो सत्र है इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के बुसान में हुआ था और ये भारत की 45वीं विश्व धरोहर बन गए हैं। कौन? सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल, ठीक है। 45 विश्व धरोहर स्थलों के साथ भारत विश्व के अंदर छठे और एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर दूसरे स्थान पर है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का 45वां विश्व धरोहर तो वो कौन है? सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल, ठीक है। इस तरह से भारत विश्व में छठे स्थान पर और एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर आ गया है, ठीक है। और इस धरोहर की अगर अपने बात करें तो इस धरोहर के अंदर जो सारनाथ के बौद्ध स्तंभ है इसमें एक चौखंडी स्तूप है, ठीक है। और सारनाथ जो है उसके पुरातात्विक अवशेष हैं, जैसे कि दमेक स्तूप हो गया, धर्मराजिका स्तूप हो गया, मुलगंध कुटी विहार हो गया, अशोक स्तंभ हो गया, ये सब इसके अंदर। और ये है कहां पर? सारनाथ के अंदर, जो कि वाराणसी यूपी के अंदर है, ठीक है। तो ये भारत की 45वां जो है विश्व धरोहर स्थल बना है सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल। इसके बाद अगर अपने बात करें तो हाई पावर्ड टास्क फोर्स जो है उसका गठन हुआ है। किसके लिए? परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए। ये मोदी जी ने लाइव आके आपको बता ही दिया था। हाई पावर टास्क फोर्स का गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष कौन है? नंदन नीलेकणी, जो कि इंफोसिस के भी अध्यक्ष हैं। नंदन नीलेकणी जो है इसके अध्यक्ष हैं। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाई पावर्ड जो टास्क फोर्स है परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए, उसका गठन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष है नंदन नीलेकणी, जो कि इंफोसिस के अध्यक्ष हैं। सदस्यों की बात करें तो इसमें डॉक्टर एस सोमनाथ जो है, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो इसमें सदस्य हैं। इसके अलावा तपन डेक्का जो आईबी के पूर्व निदेशक है वो इसमें सदस्य हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। आप तो बस ये 2-3 नाम याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। अध्यक्ष याद रखना ज्यादा बेटर है। इसके बाद में एक विधेयक प्रस्तुत हुआ है जिसका नाम है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, ठीक है। ये जो विधेयक है ये आपके राज्यसभा के अंदर प्रस्तुत हुआ 24 जुलाई 2026 को। फिर राज्यसभा में इसको पारित कर दिया गया 29 जुलाई 2026 को। फिर लोकसभा के अंदर 30 जुलाई 2026 को इसको पारित किया गया। और ये जो विधेयक संशोधन विधेयक है, तो ये राष्ट्र जो गौरव अपमान निवारण अधिनियम है 1971 का, उसकी धारा 3 के अंदर ये संशोधन करता है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है उसको राष्ट्रगान जन गण मन के समान ही वैधानिक संरक्षण देना, कि वंदे मातरम जो है उसको भी जन गण मन जो है उसके समान ही वैधानिक संरक्षण देना, ठीक है। इसमें क्या है? जानबूझकर राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत का गायन रोकना या सभा में व्यवधान उत्पन्न करना एक दंडनीय अपराध होगा। ये ध्यान रखना। ये संशोधन ये कहता है कि जानबूझकर राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत का गायन रोकना या सभा में व्यवधान उत्पन्न करना एक दंडनीय अपराध होगा। और इसमें दंड क्या होगा? 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों, ठीक है। दूसरी दोष सिद्धि पर, यानी एक बार कर दिया और दोबारा कर दिया, तो फिर न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास और भी इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। अब इस विधेयक के अंदर 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो वंदे मातरम है उसको जनगण मन के समान सम्मान देने संबंधी वक्तव्य का भी उल्लेख है, ध्यान रखना। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनका वंदे मातरम को लेकर जनगण मन के समान सम्मान देने संबंधी जो भी वक्तव्य है, जो भी कोटेशन है, जो 24 जनवरी 1950 को उन्होंने दिया था, वो इस विधेयक में उल्लेखित है। और वंदे मातरम के रचयिता आप सबको पता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये आपके इंपॉर्टेंट विधेयक है, ध्यान से इसको समझ लेना। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, जो कि राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ है 24 जुलाई 2026 को,
और फिर इसको राज्यसभा में पारित भी कर दिया गया 29 जुलाई को, लोकसभा में 30 जुलाई को पारित हुआ। ये जो है ये आपके जो मूल अधिनियम है 1971 का राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, उसकी धारा 3 में संशोधन करता है और ये कहता है कि वंदे मातरम को भी जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण जो है वो मिलना चाहिए। और इसमें अब मिलेगा भी, क्योंकि इसमें अगर कोई जानबूझकर राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान का गायन रोकता है या सभा में कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसको दंड दिया जाएगा, अधिकतम 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों। और बाद की दोष सिद्धि होने पर न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास। ठीक है, इसमें राजेंद्र प्रसाद जो है उनका कोट भी शामिल है। इसके अलावा वंदे मातरम के रचयिता आप सबको पता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब आते हैं प्रश्नों की तरफ। गुवाहाटी स्मार्ट सिटी इंटरनेशनल ओपन 2026 के अंदर 2500 किलो रेटिंग पार कर भारत के 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन से खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने हैं वीएस रतनवेल। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आधिकारिक गीत दाई दाई, बिल्कुल ठीक है। गोल्डन बूट एम्बाप्पे, ये भी ठीक है। विजेता देश स्पेन, ये भी ठीक है, इसका मतलब उपयुक्त सभी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इतिहास रचने वाली भारतीय महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने किस वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता? 48 केजी के अंदर। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में शामिल किए गए सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल भारत का कौन सा विश्व धरोहर स्थल बना है? 45वां। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए गठित हाई पावर्ड टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नंदन नीलेकणी को। ठीक है, अब अपना एक सेगमेंट बचा है जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। चलो पानी पी के उसको भी निपटाते हैं और जुलाई और अगस्त से छुटकारा पाते हैं। सबसे मेन करंट अफेयर्स था ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर वाला तो पढ़ा ही दिया मैंने 1 से 10 अगस्त वाले में पूरा डिटेल में। ठीक है, तो ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर वाला तो 1 से 10 अगस्त में पूरा डिटेल में पढ़ा ही दिया। चलते हैं रॉकेट विक्रम 1 की तरफ। तो रॉकेट विक्रम 1 जो है ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित एक आर्बिट्रल रॉकेट है, जिसको कि किसने? स्काई रूट जो एरोस्पेस हैदराबाद है उसने विकसित किया है। सबसे पहली बात तो कि विक्रम 1 जो है वो क्या है? तो विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित एक आर्बिटल रॉकेट है, जिसको किसने विकसित किया है? स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद ने। इस मिशन का नाम क्या था? आगमन। ठीक है, कब इसका प्रक्षेपण हुआ? 18 जुलाई 2026 को। कहां से हुआ? श्री हरिकोटा से। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। विक्रम 1 जो है इसको कार्बन कंपोजिट संरचना, सॉलिड फ्यूल बूस्टर और 3D प्रिंटेड जो लिक्विड इंजन है उससे तैयार किया गया। ध्यान रखना, विक्रम 1 जो है उसको कार्बन कंपोजिट संरचना, सॉलिड फ्यूल बूस्टर और 3D जो प्रिंटेड लिक्विड इंजन है उससे तैयार किया गया है। इसमें 3 ठोस प्रणोदक चरण और तरल ईंधन वाला रमन इंजन भी लगाया गया। अगर अपने इंजन की बात करें तो इसमें 3 ठोस प्रणोदक चरण और एक तरल ईंधन वाला रमन इंजन भी इसमें लगाया गया है। ठीक है, इस रॉकेट का जो नाम है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, उनके नाम पर रखा गया है। और इस मिशन के तहत जो पेलोड है उसको पृथ्वी से लगभग 450 किलोमीटर ऊंची कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। जो पेलोड है उसको 450 किलोमीटर ऊंची जो कक्षा है उसमें स्थापित किया गया। इसके साथ ही भारत जो है वो निजी कंपनी के द्वारा अंतरिक्ष के अंदर पेलोड स्थापित करने की क्षमता हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया। यानी किसी भी निजी कंपनी के द्वारा अंतरिक्ष के अंदर पेलोड स्थापित करने में भारत जो है वो विश्व का तीसरा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका और चीन ये कारनामा कर चुके हैं। ठीक है, नाम ध्यान रखना विक्रम 1।
विक्रम 1 जो है उसको विशेष रूप से, ये पक्का आएगा देख लेना, विक्रम 1 जो है उसको विशेष रूप से छोटे उपग्रहों की किफायती लॉन्चिंग के लिए जो है वो बनाया गया है। और ये 350 kg तक के जो पेलोड है उनको लो अर्थ ऑर्बिट जो लियो होती है उसमें स्थापित करने में सक्षम है। कितने केजी तक के? 350 kg तक के। और बात अगर अपने करें तो ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है? संचार में, नौवहन में, पृथ्वी अवलोकन में और वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी जो पहली उड़ान थी उसमें 2 विशेष वस्तुएं भेजी गई। एक था कॉस्मिक ब्लूम जो कि फूल के आकार की कलाकृति है, और दूसरा है 18 कैरेट सोने से बना एक सूक्ष्म रॉकेट। ये पूरी की पूरी बात है विक्रम 1 की, बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ाया गया है और आप अच्छे से इसको पढ़ के जाना। बार बार बोल रहा हूं, पहली बात तो विक्रम 1 है क्या? तो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित एक ऑर्बिटल रॉकेट है जिसको कि स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद ने विकसित किया। किस मिशन के तहत? आगमन के तहत। प्रक्षेपण 18 जुलाई 2026 को। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से। विक्रम 1 जो है इसको कार्बन कंपोजिट संरचना, सॉलिड फ्यूल बूस्टर जो है और 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन से तैयार किया गया है। इसमें 3 ठोस प्रणोदक चरण और एक तरल ईंधन वाला रमन इंजन भी लगाया गया है। रॉकेट का जो नाम है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है और इस मिशन के तहत जो पेलोड है उसको पृथ्वी से 450 किलोमीटर ऊंची कक्षा में स्थापित किया गया। और इसके साथ ही भारत जो है निजी कंपनी के द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड क्षमता स्थापित करने में विश्व का तीसरा देश बन गया, अमेरिका और चीन के बाद में। और विक्रम 1 जो है उसको विशेष रूप से छोटे उपग्रहों की किफायती लॉन्चिंग के लिए बनाया गया है और ये 350 kg तक के जो पेलोड है उनको लियो में स्थापित करने में सक्षम है। ठीक है, इसके साथ ही 2 विशेष वस्तुएं भेजी गई, कॉस्मिक ब्लूम नाम फूल की आकार की कलाकृति और 18 कैरेट सोने से बना एक सूक्ष्म रॉकेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा, क्या नाम है? क्यूडेंगा, देश की पहली डेंगू वैक्सीन। तो जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उससे देश की पहली जो डेंगू वैक्सीन है क्यूडेंगा, जिसको अपने अगर लिखें तो TAK-003 भी बोल सकते हैं, डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा या फिर TAK-003, उसको जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है, ध्यान रखना। ठीक है, क्यूडेंगा जो वैक्सीन है उसको जल्द ही जो है भारत का जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उससे मंजूरी मिलने की संभावना है, क्यूडेंगा या फिर TAK-003। जर्मनी की जो कंपनी है टाकेडा, उसके द्वारा इसका विकास किया गया है, स्वदेशी नहीं है, ध्यान रखना। जर्मनी की कंपनी है टाकेडा, उसके द्वारा इसका विकास किया गया है। ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन डेंगू वायरस के 4 प्रकारों के खिलाफ प्रभावी। डेंगू वायरस के जो 4 प्रकार हैं उन 4 प्रकारों के खिलाफ ये प्रभावी है क्यूडेंगा वैक्सीन। 4 से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों के लिए भी उपयुक्त है, ध्यान रखना। 4 से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों के लिए ये उपयुक्त होगी और इसको जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। नेक्स्ट है INS मालवन। INS मालवन क्या है? तो ये जो माहेश श्रेणी है उसके अंदर 8 जो पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत हैं उनमें से दूसरा युद्ध पोत है। कौन सा? INS मालवन। मालवन से माहेश श्रेणी हो गई, इस माहेश श्रेणी के अंदर टोटल 8 पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत है, उसमें से ये 2nd नंबर का है। ठीक है, और इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है 22 जुलाई 2026 को। कहां से किया गया है? कारवार कर्नाटक से। INS जो कादंबा नौसेना बेस है कारवार कर्नाटक के अंदर, वहां से इसको शामिल किया गया है। इस दौरान मुख्य अतिथि थे वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और इसमें 80% से अधिक स्वदेशी तकनीक और उपकरणों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आता है भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र जो है
वो भारत का स्वदेशी वाहन आधारित मल्टी लेयर काउंटर स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम है, जिसको कि सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड ने विकसित किया है। सबसे पहले तो भार्गवास्त्र है क्या, तो भारत का स्वदेशी वाहन आधारित एक मल्टी लेयर काउंटर स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम है। ड्रोन सिस्टम है जिसको किसने विकसित किया है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने। इसका उद्देश्य क्या है, ड्रोन लॉइटरिंग म्यूनिशन और स्वायत्त ड्रोन स्वॉर्म जो है उसको नष्ट करना। ठीक है, इसमें रडार, ईओ और आईआर सेंसर, C4I कमांड सिस्टम और जो लॉन्चर है उनको एकीकृत किया गया है। इसके अलावा 6 से 10 किलोमीटर तक ड्रोन का पता लगाने में ये सक्षम है और लक्ष्य को नष्ट करने के लिए स्वदेशी माइक्रो रॉकेट और गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स का ये उपयोग करता है। एक लॉन्चर के अंदर अधिकतम 64 माइक्रो रॉकेट या मिसाइल रखी जाती है और ये 360 डिग्री सुरक्षा कवरेज भी प्रदान करता है। यह सफल लाइव प्रदर्शन जो है वो कब किया गया, 24 जुलाई 2026 को नागपुर के अंदर भारतीय सेना के समक्ष। इसे रेगिस्तान, मैदानी क्षेत्र और 5000 मीटर तक के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी तैनात किया जा सकता है, कैसे ही कर लो भले। ठीक है, तो ये भार्गवास्त्र है जो कि एक ड्रोन सिस्टम है, बेसिकली मल्टी लेयर काउंटर स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम है, जिसको किसने बनाया है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने। ठीक है, और इसके अंदर एक लॉन्चर में अधिकतम 64 माइक्रो रॉकेट मिसाइल रखी जा सकती है और 360 डिग्री सुरक्षा ये प्रदान करता है। 6 से 10 किलोमीटर तक ड्रोन का पता लगाने में ये सक्षम है। इसके अलावा इसका जो लाइव प्रदर्शन है वो नागपुर के अंदर भारतीय सेना के समक्ष किया गया 24 जुलाई को, और इसको रेगिस्तानी इलाकों में भी तैनात कर सकते हो, मैदानी इलाकों में भी कर सकते हो और 5000 मीटर तक ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी इसको तैनात कर सकते हो। इसके बाद आता है एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल। एक्सट्रीम वेदर ग्रेड जो डीजल है वो आपके सेना प्रमुख जो है जनरल धीरज सेठ, उन्होंने नई दिल्ली के अंदर स्वदेशी तकनीक से विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल जो है उसका अनावरण किया है। ठीक है, स्वदेशी तकनीक से विकसित है एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल, उसका अनावरण किया है सेना के जो प्रमुख जनरल हैं धीरज सेठ उन्होंने। और ये जो है ये विशेष ईंधन -42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के अत्यधिक कम तापमान में भी प्रभावी रूप से काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एक्सट्रीम वेदर ग्रेड। यानी कि ये -42 डिग्री सेंटीग्रेड तक का भी अगर तापमान है तो वहां पर भी प्रभावी रूप से काम करेगा। और इसका अनावरण किसने किया है, सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने। अब चलते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ। ठीक है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, इसे स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया, तो ठीक है। यह 3 ठोस प्रणोदक और एक तरल ईंधन वाले रमन इंजन से संचालित है, ये भी ठीक है। इसके साथ भारत निजी कंपनी द्वारा पेलोड स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया, अमेरिका और चीन के बाद में, तो तीनों ही इसके क्या है, सही है। क्यूडेंगा जो TAK-003 वैक्सीन है किस बीमारी के चारों, और तो ये तो डेंगू ही है। कर्नाटक के कारवार नौसेना बेस पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया INS मालवन किस श्रेणी का है, माहे श्रेणी का। भारत शस्त्र क्या है जिसका सफल प्रदर्शन नागपुर के अंदर भारतीय सेना के समक्ष जो है वो किया गया। भारत शस्त्र भार्गवास्त्र है शायद, भार्गवास्त्र है, भारत शस्त्र नहीं है, भार्गवास्त्र है। ठीक है, तो ये आपका एक ड्रोन सिस्टम है, मल्टी लेयर्ड काउंटर स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम। इसके अलावा -42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के अत्यधिक कम तापमान में कार्य करने वाला जो एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल है उसका अनावरण किसने किया, तो वो सेना के प्रमुख जनरल धीरज सेठ जो है इन्होंने इसका अनावरण किया। तो ये आपके कंप्लीट होते हैं 16 से लेकर 31 जुलाई तक का जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है वो, ये सारा आपका होता है कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।